हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माउंटेन कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक। बहुत अच्छा टॉपिक है सिकंदर महान। सिकंदर महान में से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, और इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। इसमें हमको सिकंदर का जीवन परिचय देखकर चलना है। सिकंदर के आदर्श कौन थे, सिकंदर का सपना क्या था, सिकंदर की सेना में ऐसा क्या था जो पूरी दुनिया को जीत रहा था, सिकंदर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, और भारत की स्थिति में सिकंदर का क्या रोल रहा, भारत में कहां से उसने प्रवेश किया, किन जनजातियों को उसका सामना करना पड़ा, किस राजा से लड़ाई हुई, किन नदियों को पार करके भारत में पहुंचा था। ये सारी चीजें अपने को इसमें टॉपिक में क्लियर करके लेके चलनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिकंदर महान। देखो, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो सिकंदर था वास्तविक में उसका नाम क्या था। देखो, एक क्वेश्चन आ गया कि वो शासक, क्वेश्चन मान लो कि आपसे पूछ लिया जाए कि यूनान का वह शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया और भारत को जीता। वैसे तो आक्रमण किया था डेरियस प्रथम ने, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। तो उसमें ऑप्शन होगा सिकंदर प्रथम, सिकंदर द्वितीय, सिकंदर तृतीय, सिकंदर चतुर्थ। तो इसमें आप लोगों को क्यों सोचने पे मजबूर, क्योंकि हम सिर्फ सिकंदर पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो था वो था सिकंदर थर्ड था। जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, वैसे ही सिकंदर भी कौन सा था, सिकंदर थर्ड था। और फिर उसके पिता का नाम कई बार पूछ लिया जाता, तो हम सीधे पढ़ लेते हैं पिता का नाम फिलिप था, लेकिन उसके पिता का नाम था वो फिलिप द्वितीय था, प्रथम नहीं था। ठीक है, तो हम सिकंदर को लेकर चलते हैं। देखो, सबसे पहले जीवन परिचय की बात करते हैं। सिकंदर का वास्तविक नाम जो था वो सिकंदर थर्ड था। सिकंदर का वास्तविक नाम सिकंदर थर्ड। फिर इसके बाद आता है उसके पिता का नाम। तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में अपने पता होना चाहिए कि इसका पिता गद्दी पर कब बैठा, 359 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था। इसका शासन है इसके पिता का। और सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अब जब इसके पिता की मृत्यु हुई, इनके पिता की मृत्यु हुई 335 ईस्वी पूर्व में, और सिकंदर गद्दी पर 335 ईस्वी पूर्व में बैठा। ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा और 2 साल में एक विशाल सेना तैयार की। 2 साल में किसने बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली। अब सिकंदर का अगर हम बचपन की बात पढ़ें तो सिकंदर के गुरु का जो नाम था, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, जो एक बहुत अच्छा दार्शनिक था। ठीक है, अब जब बचपन में जब अरस्तु सिकंदर को बुलाता था तो सिकंदर भाग जाता था। बोला जाता है कि सिकंदर को पढ़ना लिखना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन उसके गुरु ने उसको पकड़ लिया और पूछा, भाई तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तो बोला, गुरुजी आप जिस दर्शन शास्त्र पढ़ाते हो मेरे समझ में नहीं आता। मेरे को तो बस दुनिया जीतनी है। दुनिया का जीतनी मतलब मेरे को तो हरक्यूलिस और साइरस जैसा बनना है। वो उसके आदर्श थे। हाँ, लिखवा देता हूं। इसके जो आदर्श थे, जिनको ये आदर्श मानता था, वो था हरक्यूलिस और साइरस। ठीक है, ये साइरस का ध्यान रखना, ये पहला व्यक्ति था, पहला शासक था यूनान का जिसने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ठीक है, ये तो सिकंदर का जीवन परिचय है। अब सिकंदर के जीवन परिचय के बाद हम सिकंदर का सपना देखते हैं। सिकंदर का क्या सपना था, क्योंकि पढ़ाई में उसका मन नहीं था, तो उससे पूछा, भाई क्या करना चाहते हो? जब अरस्तु ने पूछा कि बोले मैं तो बस दुनिया जीतना चाहता हूं, ऐसा शासक बनना चाहता हूं। ये बात उसके पिता तक पहुंची थी। पिता तक पहुंची थी, बोला बेटा कि बनना है तो कहने का मतलब कोई भी काम करो, मन लगा के करो, उसको अच्छे से करो, ढंग से करो, ताकि आपको उसमें नाम हो। ये इसके पिता ने क्या बोले, आपको शासक बनना है तो आपको ऐसा शासक बनना है कि आपको दुनिया जाने, दुनिया में आपका नाम हो। ये सोच के उसने क्या किया, एक सपना देखा था। वो सपना क्या था मैं बता देता हूं। सिकंदर का सपना था कि मैं ईरान को जीतकर माइनर एशिया होते हुए सीरिया के लोगों को डराते हुए लोगों को
डराते हुए मिस्र पर कब्जा, मिस्र पर कब्जा। कहने का मतलब ईरान, माइनर एशिया, माइनर एशिया मतलब समझते हो, मध्य एशिया, माइनर एशिया, तीसरा फिर सीरिया, और चौथा जो है मिस्र, और उसके बाद उसने क्या सोचा था, मैं भारत में प्रस्थान करूं। ये सपना था। क्योंकि अगर मैं ईरान को जीत लेता हूं, क्योंकि जो साइरस के जिसकी हम बात करते हैं, डेरियस वहां का राजा था, डेरियस प्रथम ने भी भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था, ध्यान रखना, ठीक है। और जिस समय ईरान में कहने का मतलब जब ये उभरा सिकंदर, उस समय ईरान में शासक था डेरियस तृतीय का, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसने उसको हराया था ईरान में। तो उसने सोचा मैं ईरान को जीत लूं, क्योंकि मैं अगर ईरान को जीत लेता हूं तो ईरान को, जिसको मैं अपना आदर्श मानता हूं, जिसको मैं बहुत बड़ा मानता हूं, अगर उसको जीत लूंगा तो समझो कि मैं दुनिया के लिए आदर्श बन जाऊंगा। ये ऐसा कुछ उसके दिमाग में आया, और उसने पहले ईरान को जीता, माइनर एशिया में गया, सीरिया के मिस्र पे कब्जा किया, फिर वो भारत में आया। भारत में कैसे कैसे आया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले उसकी सेना के बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं बता देता हूं। पूछ भी ले, उसका सपना क्या था? सपना था, सीधी सी बात है, क्या कि मैं ईरान को जीतूंगा, उसके बाद मध्य एशिया में जाऊंगा, सीरिया के लोगों को डराऊंगा, मिस्र पर कब्जा करूंगा, उसके बाद भारत में एंट्री करूंगा। ये उसका क्या था? एक सपना था, ड्रीम था, जो उसने पूरा भी किया। और कहते हैं कि वो महान शासक बनना चाहता, दुनिया को जीतना चाहता था, और उसने दुनिया को जीता भी। ये एक अलग बात है कि वो भारत को पूर्ण रूप से नहीं जीत पाया, उसके लिए बहुत सारे कारण रहे, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों नहीं जीत पाया, कई कारण थे उसके। अब देखो सेना, इसने जो सेना तैयार की, तो ये क्यों जीता? तो उसका कारण था, क्योंकि ये मान के चलो कि पहले जिसको हम बोल सकते हैं नौसेना की इतनी ताकत नहीं थी, लोग सीधे थल सेना युद्ध लड़ती थी। तो ये क्यों जीत पाया? मतलब सिकंदर मान के इतने इतने राज्यों को जीतना, इतने स्टेटों को जीता, उसका कारण क्या था? क्योंकि इसकी सेना को उसने दो भागों में बांट रखा था, एक जल सेना थी और एक थल सेना थी। एक जल सेना थी, एक थल सेना थी। और ध्यान रखना, इसकी सेना के अंदर 30,000 तो पैदल थे सैनिक, 5,000 घुड़सवार थे, ठीक है। लेकिन इस सेना को उसने दो पार्टों में बांट रखा था, जल सेना और थल सेना। जल सेना का जो सेनापति था वो निर्याकस था, थल सेना का जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। और ये सेल्यूकस निकेटर का जो नाम आता है, ये मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत फेमस है सेल्यूकस निकेटर। ध्यान रखना, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब हराया था तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा था कि आप मेरी बेटी से शादी करो, किससे? हेलिना से शादी कर लो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलिना से शादी की। और जहां तक इतिहास में दहेज का जो वर्णन मिलता है, तो ध्यान रखना, दहेज का जो वर्णन मिलता है इसी शादी में मिलता है, इसी शादी में शुरुआतें मानी जाती। कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर ने उसको लगभग चार बड़े देश दिए थे। एरिया, बता देता हूं, एरिया, अराकोसिया, जगजोसिया, पेरिपनिसदाई। ये अराकोसिया आगे भी आएगा, ध्यान रखना। उसने एक नगर बसाया था, अलेक्जेंडर ऑफ द अराकोशियन, ऐसे कुछ नाम से था। तो वो इसी के नाम पर पड़ा हुआ है, जिसको वर्तमान में कंधार बोलते हैं। तो वर्तमान में इनके जो नाम की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, हेलिना किसकी बेटी थी? सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर इसका थल का सेनापति था। एक युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी स्थिति अच्छी बनाने के लिए, ताकि भविष्य में उसको इस तरीके का सामना न करे, उसने अपनी बेटी का प्रस्ताव रखा शादी के लिए। तो ध्यान रखना, इसमें उसको बहुत बड़ा दहेज दिया गया था। दहेज दिया गया था 4 बड़े देश, एरिया, अराकोसिया, जगजोसिया और पेरिपनिसदाई, जो वर्तमान में काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान,
ये जो वर्तमान में हम जाने जाते हैं, ये दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य को पता चला, हो सकता है कि कल इतिहास में लिखा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज लिया था, तो इसने अपने आप को ऊपर सुदृढ़ रखने के लिए, अपने आप को एक अच्छा राजा रखने के लिए इसने क्या किया कि भाई आपने हमको कुछ दिया है तो हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। क्या दिए थे भाई? कि आपने हमको कुछ दिया तो हम भी आपको कुछ देंगे। तो ध्यान रखना, इसके आदर्श हमने कर लिया, जीवन परिचय कर लिया, सपना, इसकी सेना हमने देख ली, 2 पार्टों में बटी हुई थी। जल सेना थी निर्याकस था, थल सेना का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अब बात आती है युद्ध की। क्या आती है? युद्ध की। उसने किसको जीता भाई? मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले उसने, बता देता हूं, ईरान को जीता। ईरान में डेरियस सेकंड था। कौन था भाई? डेरियस थर्ड। डेरियस थर्ड था, और डेरियस थर्ड को क्या भाई? हराया था। और ध्यान रखना, ये युद्ध आपको याद रखना है, या तो इसको बोलेंगे हम ईरान का युद्ध या अराबेला का युद्ध। ये किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर और डेरियस थर्ड के बीच। और डेरियस थर्ड की इसमें मृत्यु हो गई थी। जैसे ही मृत्यु हुई तो इसने अपने आप को, ध्यान रखना, द ग्रेट एम्परर ऑफ पर्सिया, ध्यान रखना, तो ग्रेट पर्सन ऑफ पर्सिया रख लिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ग्रेट एम्परर मतलब ईरान का एक महान शासक इसने अपने आप को घोषित कर लिया था। इसके बाद मध्य एशिया को जीता, उसके बाद सीरिया के लोगों पर, सीरिया पे भी कब्जा किया, और उसके बाद इसने मिस्र, और मिस्र के बाद जब ये भारत में आया तो वहां से हम शुरुआत करते हैं कि जब वो भारत में आया तो क्या हुआ। उससे पहले ध्यान रखना, जब उसने चारों क्षेत्र, जो सपना था उसका भारत में आने से पहले 4 जो देश थे उनको जीतने का, उनके जीतने के बाद जब वो आराम कर रहा था, तो वहां पे ध्यान रखना कि इसके 2 देश थे। एक तो था बैक्टीरिया, एक था अफगान। तो उसने सोचा बैठे बैठे क्या किया जाए, तो ध्यान रखना, भारत में जस्ट एंट्री करने से पहले उसने बैक्टीरिया को भी जीता था और अफगान को भी जीता था। जब उसकी भारत में एंट्री होती है, आफ्टर दैट, जब वो खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करता है, किससे भाई? खैबर दर्रे से। और जब खैबर दर्रे से प्रवेश करेगा तो भारत में इसका, अब तक जो सिकंदर की सेना थी बिल्कुल मतलब उत्साह से परिपूर्ण थी, क्योंकि उसने इतने सारे युद्ध जीते, कभी इतना संघर्ष का बड़ा सामना नहीं करना पड़ा था। जैसे ही यहां पर वो आया भारत में, तो ध्यान रखना, भारत में छोटी छोटी बहुत सारी जनजातियां रहती थी, और इन जनजातियों में बहुत लोग, बहुत खुखार टाइप के लोग भी थे, और उनका एक अच्छा दबदबा था, बहुत अच्छी एकता थी। और उसका सामना किसको करना पड़ा भाई? सिकंदर को करना पड़ा। पहली बार जो खतरे का एहसास हुआ सिकंदर की सेना को, वो भारत में प्रवेश के समय पर हुआ था, ध्यान रखना। तो जैसे ही प्रवेश हुआ तो सबसे पहले जो मैंने बताया था, एक जनजाति है हस्ती जनजाति। कौन सी जनजाति है भाई? हस्ती जनजाति से उसका सामना हुआ, और लगभग उसने सिकंदर को 30 दिनों तक युद्ध में उलझाए रखा। और ध्यान रखना, 30 दिनों तक युद्ध में उलझाकर रखने वाले जो कोई भी एकमात्र जनजाति थी, कोई भी सिकंदर को, कोई राजा या कोई सेना या फिर मान लो कोई जनजाति आज तक 30 दिनों तक नहीं रोक पाई थी युद्ध में उलझाकर। इसने 30 दिनों तक युद्ध में उलझाकर रखा था, और यहां पर सिकंदर को पहली बार एक बड़ी हानि हुई थी। कहने का मतलब एक बड़ी चोट उसकी सेना को पहुंची थी। यहां से उसको, सिकंदर की सेना को डर का एहसास हुआ था। उसके बाद जब बात आते हैं दूसरी जनजाति, जैसे ही वो आगे गया तो एक कहने का मतलब मस्सक का किला था। क्या था भाई? मस्सक का किला। ठीक है, और इस जो मस्सक का किला था उसकी रानी का नाम क्या था भाई? रानी कृपा। क्या था भाई? रानी कृपा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रानी कृपा की जो सेना थी उसमें सारी क्या थी? महिलाएं थी। और ध्यान रखना, ये इसलिए प्रसिद्ध है ये युद्ध कि इसमें सिकंदर की सेना ने, कहने का मतलब सिकंदर ने पहली बार पूर्ण रूप से महिला सेना के साथ क्या किया था? युद्ध लड़ा था। इसलिए क्योंकि पहली जनजाति ये थी, पहली बार महिलाओं से युद्ध इस युद्ध के अंदर लड़ा था, मस्सक का किला। ध्यान रखना। इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद सिकंदर कैसे कैसे भारत में आता है उसके बाद बताता हूं आप लोगों को। इसके बाद देखो भारत में प्रवेश करेगा वो। इनके बाद ये 2 जनजातियों में इसको काफी नुकसान हुआ, हालांकि सिकंदर जीत गया। ठीक है, जब
सिकंदर जीत गया तो उसके बाद अगर मैं भारत के मैप की अगर बात करूं तो ये इस तरीके का यूं भारत का मैप है, ठीक है। तो सिकंदर इधर से आया था, ठीक है, क्या आए थे, इधर से आए थे, क्योंकि जितने भी आक्रमण हुए थे सारे सिंध की तरफ से हुए थे। और तो ध्यान रखना यहाँ पे नदियां थी सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, रावी, व्यास, ठीक है, ये इस तरीके की नदियां थी। तो इन नदियों को मैं एक बार आप लोगों को क्रम बताता हूं कि सबसे पहले अगर उसने क्या था, झेलम नदी को अगर झेलम नदी को क्या किया था भाई, पार किया था। तो झेलम नदी को पार किया तो उससे पहले उसका हिंदुकुश पर्वत आता है कि हिंदुकुश पर्वत पे जैसे ही वो पार करने लगा भारत की तरफ, तो हुआ क्या, वहां पर एक बहुत बड़ी खाई थी, क्या थी भैया के, खाई थी। और उस खाई को पार नहीं कर सकता था, इसलिए उसको पुल बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा भाई, पुल बनाना पड़ा। और उस पुल का नाम क्या था भाई, ओहिंद का पुल। क्या था भाई, ओहिंद का पुल, ठीक है। ध्यान रखना लगभग 35 दिनों तक इसने यहां पर क्या किया था भाई, आराम किया था। लगभग 35 दिनों पर यहां पर आराम किया और एक पुल का निर्माण किया। उस पुल के निर्माण करने के बाद वो किस में पहुंचा भाई, भारत में पहुंचा। और उसका जाते ही जैसे ही वो भारत में पहुंचा तो उस समय झेलम नदी में क्या आ गई थी भाई, बाढ़ आ गई थी। क्या आ गई थी, झेलम नदी में बाढ़ आ गई थी। जब वहां के लोकल लोगों से उसने पूछा कि भाई ये बाढ़ का पानी कब तक रहेगा, तो उसने कहा कि भाई 3-4 महीने तक तो बाढ़ का पानी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बारिश का 2-3 महीने का मौसम होता है। तो जब तक बारिश रहेगी झेलम में बाढ़ रहेगी। तो उसने क्या किया कि उस समय अपने जलीय सेनापति इंद्रियाकस को बुलाया कि भाई अब आपका समय आ गया, आप इस सेना को क्या करवाओ भाई, उस दूसरी तरफ पार करवाओ। तो उसके बाद बताते हैं कि उसकी जो जलीय सेना थी उसने अपने मतलब जुगाड़ करके और पूरी सेना को झेलम की दूसरी तरफ ले गए। और उस झेलम के किनारे, कहने का मतलब झेलम, और उस समय पंजाब में राजा का शासन था किसका भाई, वैसे तो बोला जाता है राजा पुरु, लेकिन बोला जाता है राजा पोरस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो झेलम के उस तरफ पंजाब में किसका शासन था भाई, पोरस का शासन था। जब पहले तो उसने भेजा भाई पोरस को किया, तो आप उससे पहले एक राजा और बता देता हूं, थोड़ा सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। भारत में सबसे पहले इसका जो सामना हुआ था वो हुआ था एक तक्षशिला के राजा, तक्षशिला के राजा अंभी से। किससे भाई, तक्षशिला के राजा अंभी से हुआ था। अंभी को सिकंदर ने युद्ध के लिए प्रस्ताव भेजा, भाई साहब की समस्या हो गई, डर गए, और इसने क्या कर लिया भाई, समर्पण कर दिया। क्या कर दिया भाई, समर्पण कर दिया सिकंदर के सामने। और उस समय तक्षशिला का कुलपति कौन था भाई, चाणक्य था। कौन था भाई, चाणक्य था, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में चला गया और उसका एक क्या बना था, प्रधानमंत्री बना था। ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। चाणक्य ने कहा था कि भाई मैं आपको ऐसा सुझाव दूंगा कि हम सिकंदर को हरा देंगे, लेकिन जो अंभी था वो बहुत ज्यादा कायर शासक था, उसने पहले ही क्या कर दिया भाई, उसके सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन जब उसको ये पता चला कि यहाँ के लोग तो बटोर, लेकिन पहली बार जब उसका एक अच्छे शासक से सामना, बोलते हैं कि सिकंदर को अगर किसी ने अच्छे तरीके से टक्कर दी थी तो वो राजा पोरस ने दी थी। अब क्या पता पोरस जीत भी जाता, लेकिन हुआ क्या था कि थोड़ा सा उसकी जो जलीय सेना थी एडवांस थी, और जब बाढ़ आ गई थी तो राजा पोरस ने या वहां का जो देखरेख करने वाला जो व्यक्ति उसने सोचा कि बाढ़ आ गई, अब सिकंदर नदी को पार नहीं कर पाएगा, वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे, और उन्होंने रैंडमली उस नदी को पार किया और एक झटके से आक्रमण कर दिया। तो उसमें जो युद्ध हुआ उसको झेलम का युद्ध भी बोल सकते हैं, हाइडेन स्पीच का युद्ध भी बोलते हैं, और ऋग्वेद में झेलम का नाम वित्सता है। क्या है भाई, वित्सता। तो इसलिए इसको वित्सता की लड़ाई भी कहा जाता है। किस नदी के किनारे हुआ भाई, झेलम के। हाइडेस पेचिस भी बोल सकते हैं इस युद्ध को, और वित्सता की लड़ाई भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, राजा पोरस से हार गया। हारने का कारण मैंने बताया था, उसकी सेना ने रैंडमली नदी को पार किया, और ये सोच रहा था कि 3 महीने तक बाढ़ है, 3 महीने के बाद जब सिकंदर आक्रमण करेगा तो हम अपने आप को तैयार कर लेंगे। ये अपने तरफ से तैयार नहीं थे। और जब ये हुआ, ध्यान रखना इसकी सेना भी कमजोर नहीं थी। इसकी सेना, अगर राजा पोरस की बात करें तो इसके पास लगभग 200 हाथी थे, 300 इसके पास रथ थे, बोलते हैं कि 40,000 के आसपास पैदल सैनिक थे, ठीक है, और कुछ थोड़े बहुत घुड़सवार भी थे, ठीक है। तो कहने का मतलब सेना इसके पास बची थी, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि पोरस की जो सेना थी वो सिकंदर की सेना से छोटी थी। बताते हैं कि जिस समय जिसने पंजाब, कहने का मतलब पोरस से लड़ाई लड़ी, तकरीबन उस समय सिकंदर की सेना के अंदर तकरीबन 50,000 से ज्यादा सिपाही बताए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ जनजातियों के अंदर मिल लिया है, कुछ लोगों को उसने अपने
दायरे में ले लिया, कुछ लोगों ने समर्पण कर दिया, तो वो लोग भी उसके साथ आ गए थे। लेकिन जब वो हार गया तो हारने के बाद बोलते हैं कि सिकंदर की और पोरस की दोस्ती भी हुई थी। उसका कारण क्या है मैं बताता हूं। वो एक कूटनीतिक चाल भी कह सकते हैं, दोस्ती भी, कूटनीतिक चाल के साथ एक दोस्ताना संबंध बनाना। क्योंकि जैसे वो हारा तो हारने के बाद जब उससे पूछा गया राजा पोरस से कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाए, तो सिकंदर ने पूछा भाई क्या सलूक करें, तो उसने कहा कि भाई एक राजा तो दूसरे राजा के साथ जो सलूक करता है वैसा ही व्यवहार आप मेरे साथ करें। ये बात जब उसको पता चला कि हाँ राजा अच्छा है, आत्म स्वाभिमान वाला है, तो उसके बाद उसने क्या किया कि उसको जीती हुई जो राज्य था उसको वापस से लौटा दिया गया। कई लोग तो इसको सिकंदर की उदारता बोलते हैं, बाकी कई लोग ये कहते हैं कि सिकंदर की एक अच्छी कूटनीतिक सोची समझी चाल थी, क्योंकि वो भारत को जीतना चाहता था। और जब उसको पता चला, क्योंकि भारत में एंट्री होने के बाद उसकी सेना को डर का एहसास हुआ था, उससे पहले तो वो लड़ाइयां ऐसे जीतते आ रहा था जैसे कि कोई हाईवे के ऊपर रोड व्हीकल चल रहे, इस तरीके से फास्टली दुनिया को जीतता आ रहा था। पहली बार जब स्ट्रगल करना पड़ा तो वो भारत में आके किया था, तो उसने सोचा अगर मैं पोरस के साथ अपने संबंध अच्छे बढ़ा के रखता हूं तो आगे जो भी राज्य होंगे उनको जीतने में पोरस मेरी मदद कर सकता है। तो ये अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत कहे जाते हैं। फिर इसके बाद देखो, जब ये जीत लिया, इसके बाद क्या हुआ कि मैंने बताया था आप लोगों को, नदियां बताता हूं आप लोगों को, कि ये झेलम पार कर ली। झेलम के बाद नदी कौन सी आती है भाई, देखो ये ऊपरी ऊपर झेलम, इसके बाद चिनाब, इसके बाद रावी, इसके बाद व्यास। ठीक है, चिनाब को भी पार कर लिया इसने। रावी और व्यास के बीच में, इसके बीच में उसने 3 जनजातियों का सामना करना पड़ा था, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये 3 जनजातियां कौन सी थी, ये 3 जनजाति मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक जनजाति थी कत्था, जनजाति थी कत्था, एक जनजाति थी मुल्तान में, और एक जनजाति थी मोंटगोमरी। ठीक है, मुल्तान में जो जनजाति थी उसका नाम था ऑक्सीड्रेकोई, नाम से खतरनाक लग रही है। मोंटगोमरी में जो थी वो थी मल्लई। ये दोनों भी आपको याद रखनी। पहली जनजाति हस्ती, महिलाओं से पहला युद्ध मशक के किले के दौरान। फिर बोले ब्राह्मणों के साथ पहला युद्ध, ध्यान रखना मुल्तान और मोंटगोमरी में जो जनजाति थी ब्राह्मणों की जनजाति थी, तो ध्यान रखना ब्राह्मणों के साथ पहला युद्ध या ब्राह्मणों की जनजाति के साथ जो युद्ध हुआ था वो मुल्तान में और मोंटगोमरी में हुआ था। हुआ भी कैसे था कि सिकंदर क्या हुआ था, इसका कारण मैं बताता हूं आप लोगों को, कि जब वो वापिस व्यास जो नदी थी कि लोगों ने उनसे आइडिया लिया, क्योंकि बहुत लंबे समय तक सिकंदर जीतता चला रहा था, जीतता चला, तो किसी से पूछा कि भाई आगे किसका शासन है, क्या है, तो किसी ने बताया कि भाई आगे तो किसका शासन है, मगध साम्राज्य है, और उसमें शासन किसका है भाई, धनानंद का। किसका है भाई, धनानंद का। ठीक है, और ये बताते हैं कि उस समय इसकी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी सेना के लिए ये जाना जाता था। ध्यान रखना, बड़ा निरंकुश शासक था, बड़ा खतरनाक शासक था, कहने का मतलब बहुत बड़ी सेना थी। और संभावित तौर से अगर व्यास नदी को पार करके चले जाते तो उसमें मगध की सेना बहुत बड़ी थी, और यकीनन इतिहासकार मानते हैं कि सिकंदर उसके सामने टिक नहीं पाता। ठीक है, तो यहां के आने के बाद सेना ने क्या कर दिया भाई, हाथ खड़े कर दिए, बोले अब हम आगे नहीं जाएंगे, व्यास नदी को पार नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो घर से हम बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत दिनों से हम घर गए नहीं हैं, इसके बाद मौसम की अनुकूलता भी दिक्कत दे रही थी, और आगे से क्योंकि भारत में आने के बाद सिकंदर की सेना को डर का एहसास हुआ था, तो जब उनको पता चला कि आगे कितनी बड़ी विशाल सेना है, शासक भी बड़ा क्रूर है, तो उनको लगा डर, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। सिकंदर से बोला कि अब हम आगे नहीं जाएंगे, यहां से वापिस कहां जाएंगे, वापिस अपने देश जाएंगे। तो सिकंदर ने भी कहा चलो ठीक है। तो सिकंदर जब वापिस जा रहा था तो इन जनजातियों को यह लगा कि सिकंदर को पता चल गया कि हम कहीं छुपे हुए हैं, तो इन्होंने इसके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इस जनजाति में जब आक्रमण हुआ तो ध्यान रखना, इस आक्रमण से सिकंदर की सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। सिकंदर खुद भी क्या हो गया था, घायल हो गया था। जब सिकंदर, ध्यान रखना, उसकी जो मृत्यु हुई थी उस जगह का नाम एक बेबीलोन है। जब वो वापिस जा रहा था, कहने का मतलब तो बेबीलोन में उसकी क्या हुई थी भाई, मृत्यु हुई थी। हाँ, जो मैंने हाइडेस्पेसिस का युद्ध था वो बताना भूल गया, 326 ईस्वी पूर्व क्या था भाई, 326 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। 326 ईस्वी पूर्व उसका क्या हुआ था,
युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखना। कौन सा भाई? राजा पोरस के साथ। अब जब इन जनजातियों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, सिकंदर घायल हो गया, तो वापस जा रहा था, तो क्या था भाई? बेबीलोन में क्या हो गया भाई? वो बिल्कुल रुक गया और उसने अपने सेनापति से कहा कि भाई आप आओ और मेरे को यहाँ पे रुकना है। तो वहां पे रुकने के लिए कोई जगह नहीं दिख रही थी। तो ध्यान रखना, जब वो बताते हैं कि भारत में जब उसका प्रवेश हुआ था, या फिर बताते हैं कि जब वो रावी और व्यास के बीच में काफी दिन रुका रहा, कहने का मतलब है, तो उसको एक ज्योतिषी मिले। क्या मिले भाई? ज्योतिषी मिले। और उस ज्योतिषी मिले तो ज्योतिषी से पूछा कि बताओ भाई मेरी जिंदगी में क्या लिखा है। तो ज्योतिषी ने देखा कि इसकी तो शीघ्र ही मृत्यु होने वाली है। तो राजा को वो बता नहीं सकता था, ये बोल दे कि मृत्यु हो जाए, हो सकता है कि राजा उसको मार न दे। तो उसने ये कहा कि आपकी मृत्यु शीघ्र ही होने वाली है, लेकिन कब होने वाली ये नहीं कहना, मैं आपको बता सकता हूं कि कब होगी। तो उसने पूछा भाई कब होगी शीघ्र होने? बोले मैं बता सकता हूं कब होगी। तो उसने कहा था कि जब आपकी मृत्यु होगी तो जमीन लोहे की होगी और आसमान सोने का होगा। क्या होगा भाई? आसमान सोने का होगा। इस बात पर सिकंदर हंसा, बोला लगता है मैं मर रहूंगा, क्योंकि जमीन लोहे की हो नहीं सकती, आसमान सोने का हो नहीं सकता, तो सिकंदर मर नहीं सकता। तो ये उसको ये लगा कि भाई अब तो ये तो ऐसे ही कर रहा है, भाई जमीन लोहे की बनेगी नहीं, आसमान सोने का होगा नहीं, तो मैं मरूंगा नहीं। लेकिन जब वो ध्यान करना, जब वो बेबीलोन में पहुंचा तो वो इतना घायल हो गया था कि उसने अपने सेनापति को बुला के आराम करने के लिए बोला। तो आराम करने के लिए बोला था, बोला कि थोड़ी सी आगे एक नदी है उसके तट पर चलते हैं। सिकंदर बोला मैं एक कदम नहीं चलूंगा, मुझे यहीं आराम करना है। तो कहने का मतलब जब उसको वहां पर क्या हुआ भाई, यहाँ पे कोई लेटने के लिए जगह नहीं है, तो बताते हैं कि उसने क्या किया, अपना जो कवच था लोहे का उसको पाड़कर सीधा कर दिया एकदम, और उसके ऊपर सिकंदर को लिटा दिया। और उसको चक्कर, कहने का मतलब उसको नींद आ गई। और ऊपर से एक जो लूट के लेके आए थे हीरे ज्वारात सोने के छत्ते वगैरह, जो छत्तर वगैरह जीत के आते हैं राजा महाराजाओं के पहले होते थे, तो वो छाया के लिए इसके ऊपर लगा दिया गया। तो जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसको ऊपर से आसमान पीला दिखा, कहने का मतलब वो सोने का छत्ता था। और जब उसको लगा कि नीचे मेरे लोहा लगा हुआ है, ऊपर मेरे सोने जैसा रंग दिख रहा है, तो उसको याद आ गई ज्योतिषी की बात कि आज तो जमीन भी लोहे की है, आसमान भी सोने का है, मृत्यु कहीं नीड़े धीड़े है। तो कहने का मतलब ये बताया भी, उसको याद आ गई। तो उसने अपनी सेना को बुलाया, अपने सेनापति को बुलाया, बोला कि मैं अब मेरा समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है और मेरी 3 इच्छाएं हैं। 3 इच्छाएं कौन कौन सी हैं वो आपको बताता हूं। उसकी 3 इच्छाएं ये थी कि जब मैं मरूं तो चिता पे मेरे हाथ जो है वो चिता से बाहर होने चाहिए। दूसरी जो इसकी इच्छा थी वो ये थी कि मेरी अर्थी को कंधा मेरे चिकित्सक देंगे। क्या देंगे भाई? चिकित्सक देंगे। तीसरी इच्छा क्या थी कि मेरी अर्थी जहां से गुजरे रास्ते में हीरे जवाहरात और सोना बिछा देना। ठीक है, ये 3 इच्छाएं उसने व्यक्त की। अब आंखों में आंसू आ गए सेनापति के, बोले ठीक है हम आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन हमें ये बता दो कि 3 इच्छाएं आपने क्यों जाहिर की, इसका एक राज क्या है। तो उसने बताया कि जब मेरी चिता के बाहर हाथ होंगे, कहने का जब मैं चिता पे लेटा हूं मेरे हाथ बाहर होंगे, तो पता चलेगा कि जिस चीज के लिए हम कर रहे थे, सिकंदर आया था, इतनी इतनी दुनिया को जीता, जब आज वो जा रहा है तो वो खाली हाथ जा रहा है। कहने का मतलब सब लोग करते हैं मेरा मेरा, कुछ नहीं है मेरा, सब पराया, कहने का मतलब। ठीक है, दूसरा ये कहा भाई अर्थी को कंधा चिकित्सक क्यों देंगे। तो उसने ये कहा था कि मेरे पास पैसे की, धन दौलत की कोई कमी नहीं है और मेरे चिकित्सकों को देने के लिए भी पैसों की कमी नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि मौत अटल होती है, जब आती है उसको कोई नहीं रोक सकता। और चिकित्सक कंधा इसलिए देंगे कि उनको भी ये पता होना चाहिए कि आप भगवान नहीं हो। चिकित्सक क्या होता है? एक इंसान होता है, अपने आप को भगवान ना समझ ले, क्योंकि भगवान अगर होता तो मुझे बचा लेता। तीसरा पूछा कि हीरे जवाहरात क्यों बिछाए। बोले जिस चीज के लिए मैं उम्र भर लड़ा, जिस चीज को पाने के लिए जब मैं आज जा रहा हूं, तो ये मेरे किसी काम का नहीं रह गया। ये तीनों चीजों की उसने इच्छा जाहिर की थी, ध्यान रखना। ठीक है, और बताते हैं कि 323 ईस्वी पूर्व में क्या हो गया था भाई, सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। ये सिकंदर का एक मोटा मोटा ओवरव्यू था।
भारत के संदर्भ में बता दिया और उसका वर्ल्ड वाइड बता दिया। इसके बाद और भी अगर कुछ पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है कि सिकंदर भारत में उसके फायदे क्या हुए। तो सिकंदर के भारत में आने से कई फायदे हुए। तो व्यापारिक रास्ते खुल गए थे। क्या खुल गए थे भाई? व्यापारिक रास्ते। जलीय रास्तों का पता चला कि उसकी जलीय सेना जलीय रास्तों के जरिए भारत में आई थी। नक्षत्रों का उसने ज्ञान दिया था। क्या दिया था? नक्षत्रों का। सिक्के ढालने की कला भी क्या था? सिकंदर अपने साथ लेकर आया था। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें। दूसरा, जब सिकंदर भारत में आया था तो एकता का उद्भव भी हुआ था, क्योंकि सिकंदर को हराने के लिए सारे जो राजा थे वो क्या एक होने लग गए थे। तो इस तरीके की क्या थी भाई? सिकंदर के आने के भारत को बहुत फायदे भी मिले थे। थैंक यू दोस्त, आपको सिकंदर के बारे में पूरा मैंने पढ़ा दिया। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से आपको एक बुक में भी नहीं मिलेगा। और इसमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको कैसा समझ में आया। थैंक यू।